Welcome to MediJE classes. Today's second lecture of JEE NEET for इलेक्ट्रोस्टैट चैप्टर का आपका सेकेंड लेक्चर है JEE का और नीट का. ठीक है, फर्स्ट लेक्चर में भी मैंने आपको बोला था कि फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम आपका कंसेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर होना चाहिए. कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए इन द सेंस कि आपको बहुत सारे शॉर्टकट्स फॉर्मूला पता होना चाहिए. बहुत सारे फॉर्मूलेज का कलेक्शन आपके पास होगा तो आप किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने में उतना इजीली लगा सकते हैं. ठीक है, तो इसी से रिलेटेड हमने फर्स्ट लेक्चर किया था, दैट इज मोस्टली बेस्ड अपॉन द कंसेप्ट ऑफ चार्ज. ठीक है, नाउ दिस लेक्चर विल मोस्टली इंक्लूड द कंसेप्ट रिलेटेड टू द कूलम्ब्स फोर्स. कूलम्ब्स फोर्स से रिलेटेड फोर्स से स्टडी करेंगे. बहुत सारे शॉर्टकट्स फार्मूला है. ठीक है, जो कि जिसके बेसिस पे आप एनसीईआरटी के जो लॉन्ग क्वेश्चन है उसको भी शॉर्ट में कर सकते हैं एंड किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जो क्वेश्चंस हैं वो उसको आप शॉर्ट में कर सकते हैं. तो पहले बोला है कि पहले हम सारे थियरी पार्ट क्लियर करेंगे. जितना अच्छा थियरी क्लियर होगा एक क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने में उतना ही आपको हेल्प मिलेगा. ठीक है, सो टुडे वी विल डिस्कस अबाउट दैट कि फोर्स के रिलेटेड है. पिछले लेक्चर में जहाँ तक कंप्लीट किए थे वहाँ से हम कंटिन्यू करते हैं. मैग्नीट्यूड of force in vacuum and medium. If two charges is placed in vacuum or in air, तो उसके बीच का डिस्टेंस अलग होगा एंड सेम दोनों चार्ज को अगर किसी दूसरे मीडियम में आप प्लेस करते हो इन दैट कंडीशन फोर्स का वैल्यू सेम नहीं रहेगा, चेंज हो जाएगा. बट वी हैव टू मेंटेन द सेम फोर्स. जैसे मीडियम चेंज होता है तो फोर्स का वैल्यू चेंज हो जाता है, लेकिन फिर भी हमें फोर्स को दोनों मीडियम में सेम रखना है तो कुछ ना कुछ चेंज करना पड़ेगा. तो टू मेंटेन द सेम फोर्स इन वैक्यूम एंड इन एयर, ठीक है, वी विल हैव टू चेंज द डिस्टेंस बिटवीन द टू चार्जेस एंड इट ऑल्सो डिपेंड्स अपॉन द इलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ मीडियम. मीडियम के प्रॉपर्टी पे भी डिपेंड करता है कि फोर्स कितना घटेगा या बढ़ेगा एंड ऑल्सो डिपेंड्स अपॉन द डिस्टेंस बिटवीन द चार्ज. यानी अब चार्ज के बीच के डिस्टेंस को भी अगर आप एडजस्ट कर दो तो वो मैग्नीट्यूड सेम हो सकता है. ठीक है, ये कीवर्ड है. कीवर्ड से पता लगता है कि कौन से क्वेश्चन में कौन सा कंसेप्ट लगाते हैं. सो वी हैव टू मेंटेन द सेम मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स इन वैक्यूम एंड एज वेल एज मीडियम. ठीक है, सो कीवर्ड ये है to the magnitude of distance, the magnitude of distance. अपने को डिस्टेंस निकालना है दो चार्ज के बीच में दूसरे मीडियम में रखने के लिए. किसके लिए? why we finding the magnitude distance? for the same magnitude of force, for the same magnitude of force in vacuum and in medium. Okay, vacuum और medium में same amount of force लगे. for that purpose दोनों चार्ज के बीच का डिस्टेंस क्या होगा. ठीक है, so मान लीजिए कि स्टार्टिंग में ये चार्ज था Q1 and this is Q2, this is distance R. ठीक है, ये मान लेते हैं अभी हमने रखा है वैक्यूम में या एयर में. ओके, एंड सेम अगर मैंने प्लेस कर दिया किसी मीडियम में तो डिस्टेंस सेम रखोगे तो फोर्स का वैल्यू घट बढ़ जाएगा. बट अपने को क्या करना है, फोर्स कांस्टेंट सेम मेंटेन करके रखना है. सो Q1 R डैश मीडियम में. ओके, यहाँ मानते हैं फोर्स इन वैक्यूम एंड फोर्स इन मीडियम, दोनों में फोर्स का वैल्यू सेम रखना है. सो आर डैश का जो वैल्यू होगा दैट इज आर अपॉन अंडर रूट के. दिस इज अ शॉर्टकट फॉर्मूला टू फाइंड. मीन्स एक मीडियम में जो फोर्स है दूसरे मीडियम में भी सेम फोर्स हो. इन दैट कंडीशन दोनों चार्ज के बीच में कितना डिस्टेंस एडजस्टमेंट हो सो दैट की फोर्स सेम रहे. that is given by r dash, यानी new distance is equal to original distance under root of k. What is k? Where
K is dielectric constant of medium. Dielectric constant of medium. तो ये आप शॉर्टकट याद रखोगे. इन दैट कंडीशन आपको डिराइव करने की जरूरत नहीं है. डायरेक्ट कीवर्ड आएगा टू कीप द डिस्टेंस, फाइंड द मैग्नीट्यूड, पता लग जाएगा. यही फॉर्मूला यूज करना है. ओके, सो दिस इज द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स. नेक्स्ट है इक्विलिब्रियम. मींस दो चार्ज रखा हुआ है, देन थर्ड चार्ज को कहाँ पे प्लेस करूं सो दैट कि नेट फोर्स का वैल्यू जो है दैट बिकम्स जीरो. ओके, दैट इज कंडीशन फॉर इक्विलिब्रियम के भी काफी क्वेश्चंस आते हैं. ओके, इसमें हम 3-4 केसेस पढ़ेंगे. ओके, फर्स्ट मान लीजिए कि here is Q1, here is Q2, this distance is R. Okay, now we have to find a point of neutral point, जिसको बोलते हैं. हमें न्यूट्रल पॉइंट फाइंड करना जहाँ पे फोर्स जीरो. ठीक है, मीन्स इसके एक्सियल पॉइंट पे चार्ज कहाँ पे रखूं so that the net force acting due to this Q1 charge and Q2 charge becomes zero. तो एज्यूम कर लेते हैं कि यहाँ पे हमने चार्ज रखा है Q. ये चार्ज दिया नहीं रहेगा बिकॉज जो हम शॉर्टकट फॉर्मूला निकाल लेंगे उसमें देखेंगे कि इस चार्ज पे डिपेंड ही नहीं करता हुआ. ओके, सो मान लेते हैं कि Q0 चार्ज हमने प्लेस किया एट अ डिस्टेंस. मान लीजिए कि Q2 से ये डिस्टेंस x पे है. अगर Q1 से निकालना है तो Q1 से करेंगे. अभी Q2 से डिस्टेंस निकालना है. क्वेश्चन है कि वी हैव टू फाइंड डिस्टेंस ऑफ दिस Q0 चार्ज वेयर द फोर्स ड्यू टू दिस एंड दिस चार्ज बिकम्स जीरो. ऐसे तो इसका कैलकुलेशन है, बट हम डायरेक्ट इसका शॉर्टकट फॉर्मूला पढ़ेंगे. ठीक है, सो आपको निकालना है इक्विलिब्रियम मतलब नल पॉइंट. वी हैव टू फाइंड द नल पॉइंट. तो नल पॉइंट फाइंड करने का फॉर्मूला है Q1 अपॉन Q2, यानी दो चार्ज आपको दिया रहेगा उसका रेशियो. मैं आपको एग्जांपल भी बता देता हूँ. इज इक्वल टू Q1 से Q0 का डिस्टेंस कितना है, दैट इज x प्लस r. ओके, एंड Q2 से डिस्टेंस कितना है, दैट इज x. यानी Q1 ऊपर रखा तो Q1 से डिस्टेंस क्या है, r प्लस x, एंड Q2 नीचे रखा तो Q2 से डिस्टेंस कितना, x का होल स्क्वायर. दिस इज द शॉर्टकट फॉर्मूला. आपको फाइंड क्या करना है, x. बाकी रिमेनिंग चीज जो है वो आपका दिया रहेगा. डायरेक्टली वैल्यू प्लेस करो, सॉल्व हो जाएगा. अदरवाइज आपको इस वी हैव टू फाइंड Q1 का फोर्स, Q2 का फोर्स, उन दोनों का सम करो, देन आफ्टर जीरो करो, देन आफ्टर x का वैल्यू आएगा. दिस इज द शॉर्टकट. ऐसे क्वेश्चंस एनसीईआरटी में के टेक्स्ट बुक में भी दिया गया है जिसको लॉन्ग मेथड से सॉल्व करते हैं. बट चूंकि हम पढ़ रहे हैं कम्पिटिटिव में टाइम सेव करने के लिए आपको शॉर्टकट्स पता होना चाहिए. ओके, सो ये नाउ ये x निकला Q2 से. अगर मान लीजिए कि आपको Q1 से निकालना है तो फाइनल जो आंसर आए उसमें r ऐड कर दीजिए, यू विल गेट फ्रॉम Q1. सो दिस इज द फॉर्मूला टू फाइंड द. ये है आउटसाइड के लिए. दिस इज द शॉर्टकट टू कैलकुलेट द पॉइंट दैट लाइन आउटसाइड. जैसे यहाँ पे पॉइंट लाई किया तो ओके, यहाँ से आपको x सॉल्व कीजिए तो x का वैल्यू मिल जाएगा. नाउ इफ दिस पॉइंट लाई इनसाइड, बिकॉज क्वेश्चन में ऐसा मेंशन नहीं रहता है कि बाहर है कि पॉइंट अंदर है. सो इफ दिस पॉइंट लाई इनसाइड, यानी इन दोनों चार्ज के बीच ही एक ऐसा पॉइंट निकालो जहाँ पे यो नल पॉइंट हो, दैट इज नेट फोर्स का वैल्यू जीरो. तो उसके लिए भी अपने पास शॉर्टकट है. ठीक है, दिस इज क्लियर. ये शॉर्टकट यूज करना है. ओके, आपको एनसीईआरटी के बुक में मिल जाएगा क्वेश्चन. ओके, नाउ कंडीशन फॉर इक्विलिब्रियम में सपोज यहाँ पे चार्ज है आपका Q1 एंड दिस चार्ज इज Q2. ओके, इन दोनों के बीच का सेपरेशन है आपका R. नाउ वी हैव टू फाइंड द नल पॉइंट. मीन्स एक ऐसा पॉइंट फाइंड करना है जहाँ पे नेट फोर्स का वैल्यू जीरो है. ओके, तो एज्यूम कर लेते हैं कि इस पॉइंट पे एग्जैक्टली बीच में नहीं होगा क्योंकि Q1 और Q2 इक्वल अमाउंट का नहीं है. ओके,
साइड में एज्यूम कर लेते, सपोज यहाँ, सपोज कि इस पॉइंट पे नेट इलेक्ट्रिक फोर्स 0 है, तो एज्यूम दिस डिस्टेंस इज d, ठीक है, ये डिस्टेंस आपका निकल गया d। अपने को यहाँ नल पॉइंट निकालना है, सो कैसे फाइंड करेंगे, देखिए दिस मीन्स अपने को डिस्टेंस d निकालना है कि q1 से कितना डिस्टेंस पर नल पॉइंट है। अगर आप d निकल जाएगा तो टोटल r में से d माइनस कर दो, यू विल गेट द डिस्टेंस फ्रॉम q2। ओके, सो एज्यूम हमने किया कि इस पॉइंट पे नेट फोर्स का वैल्यू जो है आपका वो 0 है। ओके, सो वैल्यू ऑफ d इज गिवन बाय r अपॉन अंडर रूट q2 अपॉन q1 प्लस माइनस 1। कुछ नहीं करना है, खाली आप इस फॉर्मूला में वैल्यू रख दो, यू विल गेट द नल पॉइंट। ठीक है, ऐसा इलेक्ट्रिक फील्ड में भी आता है, ऐसा ही कुछ सारा इलेक्ट्रिक फोर्स का भी आता है जो अभी चल रहा है। ओके, नाउ यहाँ प्लस माइनस 1, यहाँ पे एक चीज ध्यान देने का कि हियर q2 इज ग्रेटर देन q1। इफ q1 इज ग्रेटर देन q2 तो यहाँ रेशियो उल्टा हो जाएगा, q1 अपॉन q2 आएगा। ओके, नाउ प्लस माइनस का क्या कंडीशन है, सो इसमें कंडीशन आता है कि इफ ये जो दोनों चार्ज है वो सेम नेचर का हो, इफ q1 एंड q2 इज ऑफ सेम नेचर, सेम नेचर का मतलब हुआ आइदर दोनों पॉजिटिव हो या दोनों के दोनों नेगेटिव हो। सो q1 एंड q2 इज ऑफ सेम नेचर, देन the distance of null point is given total distance divided by under root of q2 upon q1 plus 1। अगर दोनों सेम नेचर का हुआ तो पॉजिटिव देना है, एंड इफ q1 and q2 is of opposite in nature, यानी एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव हो, in that condition d is given by r under root of q2 upon q1 minus 1। this is the formula। okay, जब अपोजिट नेचर का हो तो माइनस, इसमें करना क्या है, डायरेक्टली कीवर्ड आएगा, फाइंड द डिस्टेंस, फाइंड द पॉइंट वेयर नेट फोर्स इज 0, कुछ नहीं, डायरेक्टली ये फॉर्मूला ध्यान करना है, और इसमें q1 और q2 दे रखा है, डायरेक्टली वैल्यू प्लेस करो, एक लाइन में आंसर आ जाएगा। छोटा मेथड है, डायरेक्ट आंसर आ जाएगा, कुछ भी करने की जरूरत नहीं है आपको। सो दिस इज द, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड द शॉर्टकट मेथड टू फाइंड द नल पॉइंट। नल पॉइंट को फाइंड करने का डिस्टेंस है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट चलते हैं कि थ्रेड से बंधा हुआ चार्ज हो, दैट इज कोई ऐसा बॉडी, स्फेरिकल बॉडी बंधा हुआ हो जिसपे चार्ज हो, उससे रिलेटेड देखिए क्वेश्चन कैसे आता है। सपोज एक थ्रेड से, मतलब दो थ्रेड है, दोनों पे सेम लेंथ का है और दोनों पे क्या किया है, बॉल अटैच कर दिया गया सेम साइज का। ओके, बोथ हैव द लेंथ L। नाउ इफ जिसका दोनों का मास हम मान लेते हैं m, इफ सेम अमाउंट ऑफ चार्ज इज गिवन टू दिस बोथ ऑफ मास, मान लीजिए कि q अमाउंट का चार्ज हमने इसमें प्लेस किया, तो अब क्या करेगा, पहले जब चार्ज नहीं था तो दोनों एक दूसरे के नियर बाय में था, बट जैसे ही आप चार्ज प्लेस करोगे ये क्या करेगा, रिपेल करेगा, कहाँ तक, जहाँ तक इसका रिपल्सन काउंटर बैलेंस ना हो जाए। तो व्हेन चार्ज इज गिवन टू द सिस्टम, तो अब ये बॉडी जो है वो ऐसा नहीं रहेगा, कैसे हो जाएगा, ये मान लीजिए कि ये बॉल यहाँ पे आ गया और ये बॉल आपका यहाँ पे आ गया, मास m था, बट अपने को ये नहीं पता कि कितना डिस्टेंस रुकेगा। एज्यूम कर लेते हैं कि इसके सेंटर से इस सेंटर का डिस्टेंस है x, ठीक है, एक साइड में एंगल बन रहा है थीटा, ये भी एंगल आपका है थीटा। ओके, नाउ इसका वेट किधर लगेगा, mg डाउनवर्ड,
इधर फोर्स कौन सा लगेगा, अगर मान लीजिए q अमाउंट ऑफ चार्ज दोनों पे दिया तो सेम रिपल्सन फोर्स लगेगा, दैट इज F, इसको हम रिपल्सन फोर्स को FR लिखते हैं। अगर इस पे लग रहा है तो इस पे भी रिपल्सन फोर्स लगेगा, दैट इज FR। लेंथ ऑफ स्ट्रिंग इज L, इसका वेट भी किधर लगेगा, mg डाउनवर्ड, इसमें लगेगा आपका टेंशन, ये निकल गया आपका टेंशन, ठीक है। नाउ इसमें क्वेश्चन कैसे आते हैं कि फाइंड द इक्विलिब्रियम डिस्टेंस, x का वैल्यू फाइंड करना आपको, यानी वो रिपेल किया, रिपेल करने कुछ देर के बाद में क्या रुक जाएगा, सो फाइंड करो कि उनके बीच में डिस्टेंस कितना होगा, ये आपको फाइंड द इक्विलिब्रियम डिस्टेंस। और जब ये कैलकुलेट करते हैं एक्चुअली में तो ये कम से कम इसका जो डिटेल सोल्यूशन है वो कम से कम 2 पेज में तो कम से कम कैलकुलेशन है इसका, बट इन कंपटीशन इसका शॉर्टकट है, ठीक है। और कंपटीशन में ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं जिसके छोटे छोटे मेथड्स होते हैं, क्योंकि लंबा लंबा मेथड है कि बच्चों का फेल करवाने का वो नहीं होता है, कभी भी कंपटीशन एग्जाम बच्चों को फेल करवाने के लिए दिया जाता है, उसके अवेयरनेस को चेक किया जाता है कि कितना कंसेप्ट क्लियर है, कितना चीज़ों को वो डिफरेंट वे में सोच सकता है। आपके पास एक यूनिक प्रॉपर्टी होना चाहिए तो ही आप दूसरे से बोल सकते हो कि मेरा सिलेक्शन हो जाएगा, अगर यूनिक प्रॉपर्टी नहीं है तो फिर सब जैसे भीड़ में सब है वैसे आप ही हो, ठीक है। दैट्स व्हाई सो वी हैव टू फाइंड द इक्विलिब्रियम डिस्टेंस, दैट इज x। तो rather than you solve the detail, ये वैल्यू फिक्स होता है, ठीक है। क्वेश्चन के पैटर्न भी फिक्स होते हैं, किसी टाइप के आएगा तो ही उसमें छोटे छोटे मेथड्स लगते हैं। सो द इक्विलिब्रियम डिस्टेंस, इक्विलिब्रियम डिस्टेंस बिटवीन two ball of mass m and charge q is given by, अगर आपको एंगल दे रखा है, कितना एंगल बन गया, in that condition you can find x upon 2l, ठीक है। tan theta is equal to x upon 2l, लेकिन मोस्ट ऑफ द केस में एंगल नहीं दिया रहता है, एंगल दिया है देयर इज ओके, एंगल नहीं दिया रहता है, तो क्या करेंगे इन दैट कंडीशन, देखते हैं। अनदर फार्मूला इज x इक्वल टू 2l fr by mg, means repulsive force upon weight into 2l, this is also x। if you know exactly what is the repulsion force, okay, but ये repulsion force पता होने के लिए exactly आपको x पता होना चाहिए, x से तो फाइंड करना है, so फिर से दूसरा फॉर्मूला भी है, x is equal to 2l, f का वैल्यू दोनों में चार्ज कितना, q स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट mg होल टू द पावर 1/3। ये नीट के एग्जाम में पूछा जा चुका है, और नीट और जो जेईई मेन के लेवल होते हैं वो ऑलमोस्ट सेम होता है, बस नीट में थोड़ा थ्योरेटिकल क्वेश्चन आता है, जेईई मेन में कैलकुलेशन के लिए, तो ये क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। सो दिस इज द फार्मूला, ये तीनों में से जो केस आए आप उसमें यूज करो, गिवन डेटा क्या है उस बेसिस पे यू हैव टू यूज द फार्मूला, ओके। दिस इज द फार्मूला टू कैलकुलेट द इक्विलिब्रियम, ये इक्विलिब्रियम फाइंड करने का फार्मूला है, ओके। नाउ इफ द होल सिस्टम, ये सिस्टम है, इस पूरे सिस्टम को अगर किसी आपने लिक्विड में डिप कर दिया, यानी किसी मीडियम चेंज कर दिया, एयर था किसी मीडियम में प्लेस कर देंगे तो होगा क्या, हो सकता है कि ये डिस्टेंस मतलब फोर्स बढ़ भी जाए एंड हो सकता है कि ये डिस्टेंस घट जाए, यानी एग्जैक्ट तो नहीं रहेगा, बिकॉज मीडियम चेंज होता है तो फोर्स का वैल्यू चेंज होता है, फोर्स चेंज होगा तो ये जो x है वो आपका कांस्टेंट नहीं रहेगा, ऑब्वियसली बात है चेंज होगा, बट वी हैव टू कीप दिस डिस्टेंस कांस्टेंट, दूसरे मीडियम में प्लेस करने के बाद भी अपने को ये जो डिस्टेंस है उसको एज इट इज मेंटेन रखना है, तो कुछ ना कुछ चेंज करना पड़ेगा, देखते हैं हम क्या चेंज कर सकते हैं मीडियम का प्रॉपर्टी। सो दैट इज द कीवर्ड,
ठीक है, ये सब जो है दैट इज कीवर्ड। ये एक क्वेश्चन ये क्वेश्चन पूछेगा तो ऐसे कीवर्ड जनरली क्वेश्चन में आपको दिया ही रहेगा। ठीक है, तो आपको पता कैसे लगेगा कि ये एग्जैक्टली यही फॉर्मूला, कीवर्ड पता रखिए, यानी सिर्फ फॉर्मूले नहीं, फॉर्मूले के अलावा जो कीवर्ड्स हैं कि कब केस लिखा है वो भी याद होना चाहिए, एग्जैक्टली वहीं का वही टर्म्स आते हैं। ओके, नाउ इसमें है कि इफ दिस होल स्प्रिंग मास सिस्टम, यानी पूरा सिस्टम इज dipped in his whole mass system is dipped in a medium of density rho naught, मतलब जिस मीडियम में आपने डिप किया, जैसे वाटर में डिप किया तो वाटर का डेंसिटी रो नॉट हैविंग डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कैपिटल के, मीन्स इस पूरे सिस्टम को आपने ऐसे लिक्विड में डिप किया जिसका डेंसिटी रो नॉट है और जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट वैल्यू के है। अपने को करना क्या है, डिस्टेंस शुड बी सेम, यानी x चेंज ना करे उसके लिए कंडीशन निकालना है। ठीक है, दिस होल सिस्टम, ठीक है। सो टू मेंटेन द सेम सेपरेशन बिटवीन द चार्ज, क्या रिलेशन देखिए, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इज गिवन बाय रो अपॉन रो माइनस रो नॉट, यानी डिस्टेंस सेम मेंटेन रखने के लिए उस मीडियम का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या होगा, ये भी पूछ सकता है या ऐसा भी पूछ सकता है उस मीडियम का डेंसिटी क्या होना चाहिए, यानी आइदर यू हैव टू फाइंड रो नॉट और you have to find the k or you have to find the rho. What is rho? This is the density of this ball, ठीक है, और material, where rho is density of body, rho naught density of medium and capital K is dielectric constant। ठीक है, so दूसरे मीडियम में ले जाने पे भी डिस्टेंस आपका एज इट इज मेंटेन रखना है। इन दैट कंडीशन you have to keep the dielectric constant of medium is this। ठीक है, अगेन इस पे बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, rather than आप सॉल्व करने जाओगे तो आपको कम से कम 2 पेज लगेंगे इसको सॉल्व करने में, एंड यू हैव गिवन द स्टैंडर्ड फार्मूला, दिस इज कॉल्ड द शॉर्टकट फार्मूला, और डायरेक्टली किसी बुक में अवेलेबल भी नहीं है कि चलो वहाँ से आप डिराइव कर लोगे। ओके, सो k डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इक्वल टू रो अपॉन रो माइनस रो नॉट, ये स्टैंडर्ड रिजल्ट है। ओके, तो मैंने क्या किया, पहले इस सिस्टम को किसी मीडियम में रख दिया, मीडियम मतलब हुआ एयर में था तो किसी दूसरे मीडियम में रख दिया। व्हाट विल हैपन इफ दिस होल सिस्टम इज कैरीड आउट इन स्पेस, अगर पूरा का पूरा सिस्टम को मैं स्पेस में ले गया तो बताइए x का वैल्यू कितना होगा। ओके, दिस इज अ टॉपिक। नेक्स्ट पॉइंट इज इफ दिस होल सिस्टम इज कैरीड टू वैक्यूम, ठीक है, ये किसी मीडियम में था बिकॉज mg लग रहा है, इसका मतलब ये ग्रेविटी फ्री फील्ड में नहीं है, ग्रेविटी यहाँ पे अर्थ पे ग्रेविटी लग रहा है, बट हमारा क्वेश्चन क्या है, इस पूरे सिस्टम को अगर मैं स्पेस में ले जाऊं तो x का वैल्यू क्या होगा। ओके, सो इफ द गिवन स्प्रिंग mass system is carried in free space, the value of separation कितना होगा अगर पूरे सिस्टम को इनवर्स स्पेस में ले जाते हैं। वेरी सिंपल, व्हेन दिस टू सिस्टम
इज कैरिड टू द फ्री स्पेस इन दैट कंडीशन, फ्री स्पेस में अर्थ का ग्रेविटी काम नहीं करता है, ठीक है। सो mg जो वेट है वहां पे लगेगा ही नहीं, यानी mg वाला फोर्स जो इसको नीचे मेंटेन क्या रख रहा है वो होगा ही नहीं, बट इन दोनों में क्या होगा, चार्ज। सो ये चार्ज एक दूसरे पे इतना फोर्स लगाएंगे, मैक्सिमम फोर्स लगाएगा, एंड मैक्सिमम फोर्स तभी होता है व्हेन जब ये दोनों का दोनों चार्ज बिल्कुल स्ट्रेट हो, क्योंकि ऐसे होगा तो भी नियर बाय होगा, ऐसे होगा तो भी नियर बाय होगा, सो बिल्कुल स्ट्रेट हो जाएगा। इन दैट कंडीशन ये जो मास है आपका ये बिल्कुल स्ट्रेट हो जाएगा, ये पॉइंट है जहाँ से हिंग किया गया है, ये मास, ये जो सिस्टम है वो इधर आ जाएगा और ये वाला पार्ट स्ट्रेट, यानी बिल्कुल स्ट्रेट हो जाएगा। अब सोचिए कि बिल्कुल स्ट्रेट हो गया तो ये लेंथ कितना था आपका L, यहाँ से यहाँ तक ये हिंग पॉइंट है, और ये डिस्टेंस कितना था L, सो x का वैल्यू कितना हो जाएगा आपका ट्वाइस ऑफ L। सो अगर इस पूरे सिस्टम को वाटर में डिप करेंगे तो क्या आएगा, इस पूरे सिस्टम को अगर फ्री स्पेस में ले जाएंगे तो क्या होगा, ये दोनों को दोनों जो है आपका कंडीशन है। इसमें कीवर्ड ऑलरेडी मेंशन किया हुआ है, सो कीवर्ड्स जितना आप याद रखोगे उस हिसाब से क्वेश्चन में आप लगा पाओगे, बिकॉज एट द लास्ट जब ये सारे थ्योरेटिकल कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे देन आफ्टर मैं आपको कोई सा भी क्वेश्चन दूंगा, यहाँ पे क्वेश्चन सॉल्व करके बताऊंगा, और उसमें आपको खाली फॉर्मूला याद रहे, जेडब्ल्यू का क्वेश्चन मैं उठाऊंगा डायरेक्ट, ठीक है। आप खाली ये फॉर्मूला याद रखना, डिट्टो एज इट इज क्वेश्चन लगते हैं, एज इट इज आपको फॉर्मूला लगेगा और तुरंत सॉल्व हो जाएगा। दिस इज कॉल्ड द टाइम मैनेजमेंट, दैट्स व्हाई you must know the small shortcut methods, okay। next ये स्ट्रिंग से रिलेटेड क्वेश्चन था। नाउ फोर्स अगेन कि बहुत सारे फोर्स रखा हुआ है तो रिजल्टेंट फोर्स कैलकुलेट करने का जो कंडीशन होते हैं वो एज्यूम, ठीक है, मतलब टॉपिक का नाम है आपका रिजल्टेंट ऑफ फोर्सेस। एज्यूम एक चार्ज आपने रखा है यहाँ पे Q, another charge is Q, okay, and the third charge here is Q, okay। now सब चार्ज है आपका, तो ये चार्ज फोर्स किधर लगाएगा इस पे, तो ये चार्ज मान लीजिए F1, ओके, दिस चार्ज इधर फोर्स लगाया आपका F2, एंड एज्यूम कि ये एंगल थीटा है, ठीक है, ये एंगल थीटा है तो अब इसी बात है ये एंगल भी पोर्शन क्या हो जाएगा आपका थीटा, ओके। नाउ ये एक टाइप का ट्रायंगल है, ओके, ट्रायंगल के तीन कॉर्नर पे तीन चार्ज रखा गया है, ठीक है, देयर आर 3 चार्जेस प्लेस्ड एट द 3 कॉर्नर ऑफ द ट्रायंगल, ओके। नाउ वी हैव टू फाइंड द फोर्स, रिजल्टेंट फोर्स ऑन एनी वन ऑफ द चार्ज, किसी एक चार्ज पे आपको रिजल्टेंट फाइंड करना है, बट वो ट्रायंगल किसी भी टाइप का हो सकता है, राइट एंगल ट्रायंगल हो सकता है, इक्विलैटरल ट्रायंगल हो सकता है, या हो सकता है कि ट्रायंगल की एक भी साइड से अपना, ओके। और इसके बीच एंगल कितना है, अब देखो मैंने एग्जैक्टली इस पॉइंट को बीच में लिया, इसका मतलब ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस क्या हो जाएगा आपका इक्वल हो जाएगा, ओके। सो इसका मतलब हुआ कि ये फोर्स और ये फोर्स, अगर अभी रिजल्टेंट निकालना हो तो रिजल्टेंट फोर्स मैं इसको मानता हूँ Fn या डायरेक्टली F, रिजल्टेंट फोर्स का वैल्यू कितना हो जाएगा F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस 2 F1 F2 cos थीटा, एग्जैक्टली द जैसे आपने वेक्टर में कैलकुलेट करते हो वैसे, ओके। सो दिस इज द रिजल्टेंट फोर्स। इफ अगर मान लीजिए कि डिस्टेंस अलग अलग हुआ तो फोर्स का वैल्यू क्या हो जाएगा, अलग अलग हो जाएगा, तो आप इन दोनों के बीच का रिजल्टेंट कैसे फाइंड करेंगे, तो इन दोनों का मैग्नीट्यूड और इसके बीच थीटा पता होना चाहिए, डायरेक्टली इस वैल्यू प्लेस कर दीजिए। नाउ अब इसमें आता है केसेस, बिकॉज कॉम्पिटिटिव एग्जाम में मोस्टली ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो इसको इजीली मतलब जल्दी सॉल्व हो जाए,
उसके लिए आपको कंडीशन पता है तो जल्दी सॉल्व होगा, नहीं पता है तो डिराइव करना पड़ेगा। ओके नाउ अब इसमें हम कंडीशंस देखते हैं क्या क्या हो सकता है। इफ फोर्स का वैल्यू अगर इक्वल हो जाए F1 इक्वल टू F2 इक्वल टू F, ठीक है, अगर जितना डिस्टेंस, अगर ये डिस्टेंस अलग हो, ये डिस्टेंस अलग हो, ये फोर्स अलग है, ये फोर्स अलग है, इन दैट कंडीशन तो ये हम फॉर्म लगा ही सकते हैं। बट व्हाट विल हैपन अगर ये दोनों के दोनों जो फोर्सेस हैं वो अगर इक्वल हो जाते हैं तो फिर हम कैसे फाइंड कर सकते हैं इसको। ओके तो इसके लिए कंडीशंस हैं, अलग अलग एंगल का वैल्यू। एंड सो देखिए कैसे निकालेंगे। दिस विल हेल्प टू सॉल्व द, डायरेक्टली आप आंसर लिख सकते हैं इस बेसिस पे, ठीक है, यानी इसे वैल्यू रख के फिर कैलकुलेट करोगे, आंसर लाने की जरूरत ही नहीं, ये वैल्यू पता है डायरेक्टली। और मोस्टली इक्वल वाले ही कंसेप्ट पूछते हैं, इसी में से क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। चलिए दैट इज एंगल एंड फोर्स, एंगल जिसको हम थीटा माना एंड इट इज फोर्स इसको एफ माना। इफ दोनों फोर्स इक्वल हो एंड दोनों के बीच का एंगल थीटा है, इफ द थीटा इज 0, थीटा 0 कब होगा, जब दोनों के दोनों फोर्स एक ही डायरेक्शन में लग रहा होगा। तो obvious सी बात है ये भी F ये भी F, तो नेट फोर्स कितना हो जाएगा 2F। इफ थीटा इज 30 डिग्री, यानी इन दोनों बीच के फोर्स 30 डिग्री है, इन दैट कंडीशन अब क्या करना पड़ेगा, इसे वैल्यू प्लेस करो, सॉल्व करो। मैं एग्जैक्टली उसका स्टैंडर्ड फॉर्मूला लिख देता हूँ, ठीक है, दैट इज 2 + √3F, ठीक है। हो सकता है कि आपको लर्न करने में आसान ना हो, लगे कि नहीं वैल्यू डाल देंगे, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, बट मैं क्या बोलता है कि कंपटीशन में 10 सेकंड का भी डिफरेंस होता है ना, जो 10 सेकंड आपको बचते हैं, दैट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। तो जब आपको ये स्टैंडर्ड फॉर इतना हार्ड नहीं होता है, इसलिए आप इसको लर्न कर सकते हो। ऐसे क्वेश्चन आएगा डायरेक्टली ये सॉल्व कर लेंगे, फिर भी अगर नहीं हो रहा है दिस क्वेश्चन दिस फॉर्मूला इज सफिशिएंट, बट कोशिश कीजिए कि ये वाला डेटा आपको याद रहे, ठीक है। इफ द एंगल इज 30 देन रिजल्टेंट फोर्स, इन दोनों का रिजल्टेंट फोर्स जो आएगा दैट इज दिस। इफ एंगल इज 45 रिजल्टेंट इज 2 + √2F। if angle is 60 √3F। एंगल 60 का मतलब क्या हुआ, इक्विलैटरल ट्रायंगल, मींस इक्विलैटरल ट्रायंगल के अगर एक कोने पे, मतलब तीनों कोने पे चार्ज रखा हुआ है कॉर्नर पे, एंड किसी एक कॉर्नर पे आपको फोर्स निकालना हो तो √3F डायरेक्ट, ओके, मतलब ओरिजिनल जो फोर्स हो। और F कितना होगा, F हो जाएगा आपका K, अगर दो सेम चार्ज है तो Q² अपॉन इसके बीच अगर डिस्टेंस R है तो R। नाउ 60 डिग्री आ गया, 90 डिग्री, अगर F1 और F2 के बीच एंगल 90 का हुआ, एंगल 90 मतलब ये पोर्शन 0, तो सिर्फ √2F आएगा। इफ द एंगल इज ऑफ 120 रखोगे तो सिर्फ इन दोनों का रिजल्टेंट F के ही बराबर आएगा, जो ओरिजिनल F है। इफ एंगल इज 150, अगर एंगल 150 है तो इसका वैल्यू 2 - √3 of F आएगा, ओके। एंड इफ, इसके बाद यहां देखते हैं, अगर थीटा का वैल्यू 180 हुआ, फोर्स का वैल्यू कितना होगा, 180 का मतलब होता है एक दूसरे के जस्ट अपोजिट, यानी ये फोर्स और ये फोर्स एक दूसरे के जस्ट अपोजिट हो। एंड हमने यहाँ कंडीशन क्या लिया है कि F1 = F2 = F, तो आंसर कितना होगा, फोर्स का 0। सो अगर दो फोर्स का रिजल्टेंट निकालना हो और उसके बीच का एंगल पता हो और दोनों फोर्स इक्वल हो, दैट इज इक्वल डिस्टेंस में होगा, इक्वल चार्ज होगा तो इक्वल होगा, इन दैट कंडीशन ये केवल याद रखें, डायरेक्टली वैल्यू प्लेस कर दीजिए, यू विल गेट आंसर। यानी आपको पूरा डिटेल में सॉल्व करने की जरूरत भी नहीं है, डायरेक्टली आपको आप आंसर फाइंड कर सकते हैं, ओके। नाउ व्हाट इज स्पेसिफिक चार्ज, अभी ये सारे टॉपिक्स चार्ज से रिलेटेड है, अभी तो हम इलेक्ट्रिक फील्ड पर गए ही नहीं, इलेक्ट्रिक फील्ड का तो अलग बहुत सारे शॉर्टकट्स फॉर्मूला है, ओके। यानी पूरे थियरी
बहुत अच्छे से याद होना चाहिए। तो कम क्वेश्चन प्रैक्टिस से भी आप बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हो। नाउ स्पेसिफिक चार्ज, स्पेसिफिक चार्ज, व्हाट इज स्पेसिफिक चार्ज? नाम से लगता है कि ये कोई चार्ज होगा, बट एक्चुअली में ये चार्ज है नहीं। बहुत लोगों को नहीं पता होता। मोस्ट ऑफ 10 स्टूडेंट में से हो सकता है कि 9 बच्चों को नहीं पता होता स्पेसिफिक चार्ज क्या होता है। ओके, सो व्हाट इज स्पेसिफिक चार्ज? एक्चुअली दिस इज द चार्ज बाय मास रेशियो। इलेक्ट्रॉन के चार्ज, इलेक्ट्रॉन के मास के रेशियो को स्पेसिफिक चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। प्रोटॉन का चार्ज अपन प्रोटॉन का मास, प्रोटॉन का स्पेसिफिक चार्ज कहलाता है। सो स्पेसिफिक चार्ज का मतलब होता है स्पेसिफिक चार्ज मीन्स Q by M, दिस इज कॉल्ड स्पेसिफिक चार्ज। अगर बात करो स्पेसिफिक चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, स्पेसिफिक चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का चार्ज E, मास M, एंड जब इसको कैलकुलेट करोगे तो वो आएगा 1.76 10 to the power 11 यूनिट आएगा कूलम पर केजी। ओके, नाउ फॉर प्रोटॉन अगर निकालोगे स्पेसिफिक चार्ज ऑफ प्रोटॉन, तो चार्ज ऑन प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन के इक्वली होता है एंड मास ऑफ प्रोटॉन जो कि चेंज होता है। when we place the value of these two, you will get 9.58 10 to the power 7 coulomb per kg. This is the specific charge. Find the specific charge means charge by mass ratio का find करना। Okay, now if अच्छा इसका यूनिट कितना होगा कूलम पर केजी। if कोई चार्ज अगर मूव करता है, अगर बहुत हाई, मान लो कि किसी चार्ज को आपने लाइट के स्पीड से मूव करवा दिया, तो क्या चार्ज चेंज होगा? क्या जो बॉडी मूव कर रहा है उसका मास में चेंजेस आएगा? ये स्टडी करना है। सो इफ चार्ज पार्टिकल बहुत हाई स्पीड से ही मूव करे, लाइट के स्पीड से मूव करे, इनफैक्ट उससे ज़्यादा से मूव करे, तो कहते हैं कि चार्ज के वैल्यू में कोई भी चेंजेस नहीं आता है। चार्ज इज इनवेरिएंट। इनवेरिएंट का मतलब होता है चार्ज किसी प्लेस पे डिपेंड नहीं करता है। यहाँ 10 कूलम चार्ज है, मून पे भी 10 कूलम होगा, स्पेस में भी 10 कूलम होगा, सब जगह 10 कूलम का चार्ज होगा। यानी चार्ज इज इंडिपेंडेंट फ्रॉम द प्लेस। लाइक द सेम चार्ज स्पीड से भी इंडिपेंडेंट होता है। यानी आप किसी चार्ज पार्टिकल को स्पीड बढ़ा दिया, बहुत हाई कर दिया, तो चार्ज में कोई चेंजेस नहीं आता है, बट मास में चेंजेस आता है। अगर किसी चार्ज को हाई स्पीड से आप ट्रांसफर, किसी बॉडी को हाई स्पीड से आप मूव कर दोगे, इन दैट कंडीशन उसका मास इंक्रीज हो जाता है। कितना से इंक्रीज होता है हम फॉर्मूला देखते हैं। एंड मास चेंज होगा तो अभी सी बात है कि उसका स्पेसिफिक चार्ज चेंज होगा। टर्म्स देखिए बहुत सिमिलर है। जनरली हम ये पढ़ते हैं कि किसी बॉडी के चार्ज मूव करने के कारण से चार्ज बदलता नहीं है, बट एक टर्म लगा दिया स्पेसिफिक, एंड अगर आपको E/m नहीं पता है तो तुरंत गलत हो जाएगा। बिकॉज आप तो ये पढ़ के जाओगे कि चार्ज तो कुछ मास कोई फर्क पड़ता ही नहीं है, बट स्पेसिफिक चार्ज में फर्क पड़ता है, बिकॉज स्पेसिफिक चार्ज में मास भी आता है। चार्ज डज नॉट चेंज बट स्पेसिफिक चार्ज चेंज। हाउ देखते हैं। दिस इज अ स्पेसिफिक चार्ज। ओके, नाउ इफ चार्ज स्पीड ऑफ या वेलोसिटी ऑफ चार्ज इंक्रीजेस, if speed of charge increases, speed of charge increases, there is no change in magnitude of charge। मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज पे कोई चेंजेस नहीं आता है, बट मास ऑफ चार्ज चेंज। अगर प्रोटॉन को आप मूव करोगे लाइट के स्पीड से तो प्रोटॉन का मास बदल जाएगा।
इलेक्ट्रॉन को मूव करोगे तो इलेक्ट्रॉन का मास बदल जाएगा, मास में चेंजेस होता है और मास बढ़ता है। इनफैक्ट हाई स्पीड से मूव करते हैं तो मास का वैल्यू बढ़ जाता है। कैसे? लेट m नॉट इज रेस्ट मास ऑफ चार्ज। रेस्ट मास का मतलब हुआ जब वो रेस्ट में है, जब वो किसी टाइप के मोशन को परफॉर्म नहीं करता है। एंड m इज मास ऑफ चार्ज इन मोशन, जब चार्ज मोशन में है। एंड ये जो मोशन है वो ऐसा नहीं कि 20 किलोमीटर पर सेकेंड या 30 किलोमीटर पर सेकेंड है। द स्पीड मतलब मास में आपको चेंज होते आप तभी देख पाओगे व्हेन द स्पीड ऑफ दैट बॉडी, और अभी चार्ज की बात करते हैं तो चार्ज की बात, इफ द स्पीड ऑफ चार्ज इज रिलेटिव टू द वेलोसिटी ऑफ लाइट। रिलेटेड टू वेलोसिटी ऑफ लाइट का मतलब हुआ कि वेलोसिटी के साथ कंपेयर कर सकते हैं। जैसे आपका 1 और 1 करोड़, उसको कंपैरिजन में 1 करोड़ बहुत ज़्यादा छोटा है, ठीक, कंपैरिजन नहीं है, और 1 करोड़ बहुत बड़ा है। लाइक द सेम जो आपका स्पीड ऑफ बॉडी चार्ज है दैट शुड बी इन कंपैरिजन टू द स्पीड ऑफ लाइट। यानी जैसे हमारी स्पीड ऑफ लाइट है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, तो बॉडी का स्पीड 3 × 10⁶ मीटर पर सेकेंड हो सकता है, तो भी कंपेरेबल है। यानी इतना होना चाहिए कि कंपेयर कर सके, पता लगा कि बॉडी का लाइट का स्पीड है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड और बॉडी का स्पीड है आपका 100 मीटर पर सेकेंड, तो ये कंपेरेबल है। दैट वैल्यू इज वेरी नेग्लिजिबल, और उस केस में आपको मास बदलते दिखाई नहीं जाएगा। सो मास में चेंजेस तभी ऑब्जर्व कर सकते हो जब बॉडी का वेलोसिटी इनकम्पेरेबल टू द स्पीड ऑफ लाइट हो, यानी लाइट से कंपेयर कर सकते हैं तो। ओके, तो देखिए मान लीजिए v इज वेलोसिटी ऑफ या स्पीड, वेलोसिटी ऑफ चार्ज बॉडी एंड c is velocity of light. In that condition, the formula for change in mass is given by m equal to m naught under root of 1 minus v by c का whole square. कितना मास चेंज होगा, वेलोसिटी डाल दीजिए, you will calculate the value of change in mass. Okay, now अब इससे आप देखोगे कि this value is less than m naught, यानी रेस्ट मास से ये जो पोर्शन है वो छोटा है, इसलिए मास घट जाता है। एंड इसका मतलब हुआ कि स्पीड बढ़ने से चार्ज का जो चार्ज बॉडी का जो मास है, या प्रोटॉन हो इलेक्ट्रॉन हो, उसका मास क्या होगा आपका घट गया। मास घटेगा, सॉरी घटेगा नहीं, बढ़ गया, बहुत हाई रिलेटिव मास का वो बढ़ गया। मास बढ़ेगा तो स्पेसिफिक चार्ज का फॉर्मूला क्या होता है E/m, तो m बढ़ा तो स्पेसिफिक क्या हो जाएगा आपका, घट जाएगा। सो here m is greater than m naught, रेस्ट मास से बड़ा हो गया। सो the specific charge of body decreases, hence the specific charge of body decreases। तो क्लियर कंसेप्ट है, चार्ज पे कोई इफेक्ट नहीं, चार्ज के मोशन पे, बट चार्ज के मास पे डिपेंड करता है, यानी स्पेसिफिक चार्ज चेंज बट चार्ज ऑफ द बॉडी रिमेन कांस्टेंट। चाहे वो कितना भी स्पीड से आप उसको मूव करवा लो, चार्ज में कोई चेंजेस नहीं आते हैं। ओके, नेक्स्ट वन है चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन जो होता है लीनियर चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी, ठीक है, ये डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस हैं। उसके बाद जो अभी तक ये जो टॉपिक चल रहा था वो टोटली बेस्ड था आपका दैट इज इलेक्ट्रिक चार्ज, ठीक है। नाउ द टॉपिक विल कम इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, ये चार्ज से रिलेटेड टॉपिक था। चलिए चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन आप जनरली एनसीईआरटी बुक में भी दिया हुआ है, फिर मैं रिवाइज करवा देता हूँ। चार्ज डेंसिटी
चार्ज डेंसिटी में फर्स्ट वन इज लिनियर चार्ज डेंसिटी इंडिकेटेड बाय लैम्डा गिवन बाय q अपॉन लेंथ। अगर जिस बॉडी का सिर्फ लेंथ काउंट हो, जैसे वायर लेते हैं, तो उसमें हम लिनियर चार्ज डेंसिटी फाइंड करते हैं, सरफेस या वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी नहीं। यूनिट क्लियर, दैट इज कूलम्ब अपॉन मीटर। अनदर वन इज सरफेस चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी यानी सिग्मा चार्ज अपॉन सरफेस एरिया। यूनिट इज कूलम्ब पर मीटर स्क्वायर। एंड थर्ड वन इज वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, that is rho is equal to charge upon volume. Unit is coulomb per meter cube. Okay, so this is the formula related to the charge and force. Okay, go through these formulas. नेक्स्ट लेक्चर से हम इलेक्ट्रिक फील्ड के शॉर्टकट्स मेथड पढ़ेंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड में बहुत सारा टॉपिक, इलेक्ट्रिक फील्ड में फोर्स का टॉपिक भी इंक्लूड होता है, दैट्स व्हाई उसमें इससे ज़्यादा शॉर्टकट फार्मूला आपके पास अवेलेबल होगा। ओके, सो इसको डिटेल में पढ़िए। एंड बार बार मैं बोल रहा हूँ, अगर सारा का सारा फार्मूला लिस्ट, एक एक टॉपिक का, एक एक कंसेप्ट का फार्मूला आपके पास है इन दैट कंडीशन, इसका मतलब हुआ कि आप कंपटीशन का 60 to 70% कंप्लीट कर चुके हैं। एंड जो लास्ट 30 है, जो लास्ट का जो 30% है, दैट इज द सॉल्यूशन ऑफ न्यूमेरिकल। कई लोग सोचते हैं कि पूरे दिन बैठ के न्यूमेरिकल सॉल्व करो तो कंपटीशन हो जाएगा। नो डाउट, कुछ टॉपिक है, यानी जो आप क्वेश्चन सॉल्व करते हैं वो एग्जैक्टली एग्जाम में आए ऐसा कोई जरूरी नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन अनलिमिटेड है। बट जो थियरीज है, जो कंसेप्ट हैं, जो फार्मूलाज हैं, वो लिमिटेड है। इसका मतलब हुआ कि आपके जितना ज़्यादा अच्छे से फार्मूला पे कंसेप्ट होगा, जितना ज़्यादा कमांड होगा, आप उतना अच्छे से प्रिपेयर कर पाओगे। ठीक है, ये मेरा पर्सनल जो आप बोलते हैं अनुभव है वो बता रहा हूँ, बिकॉज मैं JEE एडवांस क्वालिफाई हूँ, JEE मेन क्वालिफाई हूँ, और मैं अपने टाइम में मुझे पता है कि मैंने क्या किया था। ठीक है, और मैं बाय लक या बाय चांस क्लियर नहीं किया था, उसके लिए पीछे मेरे स्टडीज़ थे। ठीक है, सो जनरली क्या होता है कि अगर मैंने किया है तो मुझे पता है कि एग्ज़ाम में बैठते हैं तो कैसे उसको अटैम्प्ट करना चाहिए। एक दो चीज़ होता है, एक होता है एक्सपीरियंस, पढ़ाते पढ़ाते एक्सपीरियंस हो गया कि हाँ JEE ऐसे करते हैं, और मैं तो पढ़ाता भी हूँ एंड खुद उस इन्वायरमेंट से गुजर चुका हूँ, इसीलिए मुझे पता है कि एक्चुअली में कैसे पढ़ाना चाहिए। ठीक है, लंबे लंबे क्वेश्चन, हाँ या अगर आपके पास टाइम है तो पूरे दिन क्वेश्चन सॉल्व करो, क्वेश्चन सोल्यूशन से प्रैक्टिकली चीज़ अच्छा होगा। हो सकता है कि क्वेश्चन सोल्यूशन करते करते आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाए, बट उस लेवल तक का नहीं है। तो फॉर्मूलेज, थियरी तो अच्छे से आने चाहिए, और उसके बाद आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हो, दैट इज नेसेसरी। मैंने 100% नहीं बोला कंसेप्ट वो है वो ये, और बाद में जो 40% बचा आपका न्यूमेरिकल का प्रैक्टिस, टाइम मैनेजमेंट, कंपटीशन का सक्सेस। कंपटीशन बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं होता है अगर आपके पास प्रॉपर गाइडलाइन है, प्रॉपर गाइडेंस है कि प्रोसीड कैसे करना है, तो आप 8 घंटे मेहनत करके भी क्वालिफाई कर सकते हो। और अगर आपके पास गाइडलाइन नहीं है तो 20 आवर्स मेहनत करो फिर भी कंपटीशन एग्जाम नहीं निकलते। ठीक है, दैट्स वाई हम हर एक लेक्चर्स में कंपटीशन से रिलेटेड क्या क्या चीज़ रिक्वायरमेंट होता है वो चीज़ हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, सो कोई भी लेक्चर्स हो, ये सेकेंड लेक्चर था, फर्स्ट लेक्चर हो चुका है, उन दोनों को बिल्कुल परफेक्टली प्रिपेयर कर लेना है। नेक्स्ट लेक्चर में हम इलेक्ट्रिक फील्ड से प्रोसीड करेंगे। ओके।